नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चतुर्थ भाव में ग्रह योग और राजयोग। चतुर्थ भाव में कौन कौन से ग्रहों के कारण कौन कौन सा राजयोग बनता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि चतुर्थ भाव से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। चतुर्थ भाव में मातृभूमि को देखते हैं, भूमि भवन वाहन को देखते हैं, भौतिक सुख साधनों को देखते हैं, जनता और उनका समर्थन। अगर आप राजनीति में हैं और राजनीति में कुछ आगे करना चाहते हैं तो चतुर्थ भाव में जनता, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही निर्णायक होता है और जैसा कि आजकल चुनाव चल रहे हैं तो जनता का क्या मूड है या उसका समर्थन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर आप शरीर में कोई कष्ट है, पेट में या पीठ में, शारीरिक रूप से इसे पेट और पीठ, चौथा भाव पेट और पीठ का है, और चौथे भाव में कुछ अगर गुरु उच्च का हो तो हंस योग बनता है, और गुरु के साथ अगर चंद्रमा भी बैठा हो तो गजकेसरी नामक योग बनता है। अब जानेंगे कि गजकेसरी योग या जो भी चीज़ें हैं, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, आपको क्या रिजल्ट देते हैं। तो चतुर्थ भाव में ग्रहों का योग जो मिलता है उसमें पहला चीज़ तो पंच महापुरुष योग में से एक योग जो है हंस योग की निष्पत्ति होती है। हंस योग बनता कैसे है, क्योंकि ये चौथा 4 नंबर जो लिखा हुआ है ये चंद्रमा है, कर्क राशि है। कर्क राशि में यदि गुरु आके विराजमान हो जाए तो हंस योग नामक राजयोग की निष्पत्ति होती है। तो यदि आपकी कुंडली में कर्क राशि में बृहस्पति विराजमान हो जाए तो जातक अच्छी पर्सनालिटी वाला होता है, उसका ललाट बिल्कुल उन्नत उठा हुआ होता है, वाणी बिल्कुल मीठी होती है। कहने का मतलब उसके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है और जो उससे मिलता है या उसे देखता है वो उसकी तरफ खींचा चला आता है। अर्थात सहज ही आकर्षण रखने वाला व्यक्तित्व होता है, सदाचारी होता है और सदचरित्र वाला होता है। क्योंकि गुरु जो हैं धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, सदाचारी होते हैं, तो सदचरित्र रखने के कारण व्यक्ति में दृढ़ता आती है, ईमानदारी आती है और व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ऐसे लोग उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा जैसे कि जज, वित्त विभाग से संबंधित उच्च पद, विदेश विभाग से संबंधित उच्च पद, तमाम सामाजिक संस्थाओं के जो पदाधिकारी होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनका भी पद यहीं से देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, क्योंकि चंद्रमा इस भाव के कारक हैं। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में अगर बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा हैं, तो इसलिए जो है इस दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जब अपने ही भाव में उच्च राशिगत बृहस्पति के साथ बैठा हो तो ये गजकेसरी नामक योग भी बन जाता है, अर्थात सोने पे सुहागा जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस स्थिति में महान योग ऐश्वर्य प्रदान करता है जातक को। प्रथम तो ऐसा जातक करोड़पति परिवार में जन्म लेता है, लेकिन यदि वह दरिद्र परिवार में भी जन्म लेता है तो इसके जन्म के उपरांत वह परिवार करोड़पति हो जाता है और जन समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे जातक को कम आयु से ही सुंदर स्त्री, वाहन, घर आदि का सुख प्राप्त होने लगता है। उसके जीवन में संघर्ष ही आनंद के स्रोत बन जाते हैं। संघर्ष तो रहते हैं उसके जीवन में, लेकिन संघर्ष के कारण जब वो उसका व्यक्तित्व निखरता है तो जैसे सोने को तपने के बाद वो सुनहला हो जाता है, उसी तरीके से उसका व्यक्तित्व संघर्ष के कारण उभर कर सामने आता है और ऐसा कुछ कार्य उसके जीवन में होता है, वो चिरकाल तक उसकी पहचान उस कार्य से बनी हुई होती है। अब हम बात करें, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य आ जाए बृहस्पति के साथ, यानी कि नवमेश के साथ,
पंचमे से यदि आ जाएं तो यहाँ तो त्रिकोण त्रिकोण का संबंध बन जा रहा है। त्रिकोण त्रिकोण का संबंध केंद्र में बन रहा है। केंद्र का जो क्षेत्र होता है वो विष्णु क्षेत्र माना जाता है और त्रिकोण का जो क्षेत्र होता है वो लक्ष्मी क्षेत्र होता है। अगर विष्णु और लक्ष्मी के क्षेत्र में आपसी संबंध यानी कि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का जो केंद्र त्रिकोण योग है वो निर्मित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप जातक उच्च स्तरीय कलाकार हो जाता है। साहित्यकार कलात्मक पदार्थों का उच्च स्तरीय व्यवसाय करता होता है। साथ ही साथ राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त करता है और समाज में यश कीर्ति ऐश्वर्य और सुख साधनों को भोगता हुआ वो आगे बढ़ता है। उसे जीवन में जो ख्याति प्राप्त होती है 17 से 18 साल या 28 साल के बाद प्राप्त हो जाती है। अब अगर बात करें चतुर्थ भाव में मंगल, तो कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो कर्क राशि है जल तत्व की राशि और मंगल है अग्नि तत्व के। तो जल में अग्नि पड़ेगी तो एक तो जल भी सूख जाएगा, दूसरे अग्नि भी बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है ये जो इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। दूसरे इसको जो है शारीरिक कष्ट होने लगता है, शारीरिक मानसिक कष्ट होता है। और जो इसका हंस योग है कि चतुर्थ स्थान में यदि मंगल हो जाए तो उसके परिणामों में विलंब कराता है, संघर्षों के पश्चात मिलता है। कहने का मतलब ये है कभी कभी उसका यह नाम यश कीर्ति जो मिलता है बहुत देर के बाद मिलता है, या कभी ऐसा होता है मरणोपरांत जिनको जो है पुरस्कार मिलते हैं उनकी कुंडली में कुछ इस तरह के योग बनते हैं कि व्यक्ति जीते जी नहीं लेकिन जीवन के बाद जो है उसको कुछ ऐसा कार्य किया रहता है, उसको उसका लाभ मिलता है। लेकिन उस अमुक व्यक्ति के लिए क्या फ़ायदा जब जीवन के साथ ही ना रहे, लेकिन उसकी जो कीर्ति है वो मरने के बाद भी रहती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ बुध, अगर यहाँ बृहस्पति के साथ बुध भी हों तो क्या स्थिति बनती है? तो इस स्थिति में बुध तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं। तीसरे घर के स्वामी हैं और छठवें घर के स्वामी हैं बुध। अब बुध अगर चतुर्थ भाव में गुरु के साथ बैठ जाएं तो यह व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से तो संपन्न होगा, क्योंकि बुध बुद्धि है और गुरु ज्ञान है। ज्ञान और बुद्धि का जब मिश्रण होता है तो व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है। चतुर होकर चतुर रहता है लेकिन सदैव शत्रुओं से घिरा रहता है, लेकिन अपने बौद्धिकता के बल पर वो शत्रुओं से पार पा लेता है और शत्रुओं के बीच में उसकी ख्याति बनी रहती है। वह व्यक्ति उच्च व्यवसायी या बौद्धिक हस्ती के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित कर पाता है, क्योंकि बुध व्यवसाय को भी इंडिकेट करता है, बुद्ध ज्ञान बुद्धि को भी इंडिकेट करता है। तो या तो उच्च व्यवसायी होगा या तो बौद्धिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति होगा और जीवन में उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। चूँकि बुध तृतीय और षष्ठम अशुभ भावों के स्वामी होते हैं, इसलिए हंस योग पूर्णता फलित नहीं हो पाता। अर्थात इस स्थिति में संघर्षों के पश्चात अपेक्षित लाभ नहीं होता है तथा जातक मानसिक रूप से कुछ परेशान रहता है। यद्यपि उसके जीवन काल में प्रत्येक सुख प्राप्त होते हैं और प्रतिष्ठा भी अक्षुण्ण बनी रहती है। अब अगर चतुर्थ भाव में शुक्र आ जाए तो नैसर्गिक रूप से सुख भाव के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र हों तो जातक किसी बड़े औद्योगिक घराने का सदस्य होता है या बनता है। मान लीजिए आज जन्म हुआ व्यक्ति का, आज किसी छोटे घर में हो गया, लेकिन उसके भाग्य से उसके कर्म से आगे चल कर के वो किसी बड़े उद्योग को डालता है और वो आगे चल के बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है। यदि ऐसा ना हो तो उसके विवाह के पश्चात वह करोड़पति सुखी और समृद्ध ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है। उसमें चुंबकीय व्यक्तित्व के साथ ही सौंदर्य भी होता है, सुंदरता का आकर्षण भी होता है।
और वह कई भवनों और कई वाहनों का मालिक भी होता है। विशाल कुटुंब, श्रेष्ठ संपदा और आध्यात्मिक संस्कार एवं दूर विदेशों तक ख्याति रखने वाला व्यक्ति ये पूर्णतः हंस योग के फलों को भोगता है। ऐसे व्यक्ति की राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति में भी अच्छी पकड़ होती है, अच्छी पहुंच होती है। राजनीति में प्रबुद्ध लोगों के बीच इनका उठना बैठना होता है। ये विख्यात आदर्श राजनेता होते हैं और उद्योगपति बनते हैं। अब चतुर्थ भाव में शनि विराजमान हो जाए तो चौथा घर किसका है? जनता और उसका समर्थन। और शनि जनता को इंडिकेट करते हैं। तो यदि चतुर्थ भाव में भाग्येश कार्येश शनि महाराज बृहस्पति के साथ, यानी कि भाग्येश बृहस्पति और कर्मेश शनि महाराज विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति को अलौकिक आभायुक्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति को 36 से 41 वर्ष के बाद राज्य, पद, धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होती है, किंतु यह सुख भोगने के बजाय त्याग करने में विश्वास रखता है। आत्म संयम के माध्यम से सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्तित्व होता है, आस्थावान होता है और जन साधारण ऐसे व्यक्ति का अंधे की तरह अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जिधर चल पड़ते हैं, चलते तो अकेले हैं लेकिन करोड़ों लोग पीछे अनुसरण करते हैं। ठीक है। अब अगर चतुर्थ भाव में गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो क्या होगा? तो यह महान योग बुरी तरह से दूषित हो जाएगा। यह हंस योग चांडाल योग में बदल जाएगा। निसंदेह हंस योग एवं चांडाल योग दोनों ही चतुर्थ भाव में बनने से जातक राजा के रंक और रंक से राजा बनने में उत्थान और पतन दोनों ही देखता है। कहने का मतलब राहु अकस्मात जो है लाभ देता है या हानि देता है। अकस्मात राजा से रंक हो सकता है व्यक्ति या रंक से राजा हो सकता है। दोनों ही कारण विद्यमान होते हैं। उसके मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में पतन, अपमान और निम्न स्तरीय जीवन ही भोगता है। ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति बलवान हो तो जातक हठ योग के माध्यम से दिव्य समाधि, उच्चतम आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक जाता है। इसके विपरीत यदि राहु बलवान हो तो छल, कपट, प्रपंच, धोखा, जुआ, सट्टा सब में पढ़कर वो पतन की तरफ आगे बढ़ता है और दोनों ही स्थितियों में वो राजनीति में भी सक्रिय बना रहता है। जैसे उच्च पद एवं श्रेष्ठ घर वाहन का स्वामी होता है, क्योंकि जो राहु होता है वो भौतिक चीज़ों को आकर्षित करता है। राहु का आकर्षण ही भौतिक चीज़ों के लिए होता है। अब केतु की बात करें, अगर बृहस्पति के साथ केतु हो तो हंस योग अपने वास्तविक प्रभाव से 4 गुना श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि एक तो गुरु हैं, दूसरे केतु हैं, दोनों ही आध्यात्मिक हैं, दोनों ही अध्यात्म की तरफ इंडिकेट करते हैं। अतः अपने पूर्ण मनोयोग से व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक और विदेश संबंधों की पताका को अखिल विश्व में फहराता है। मतलब उसका जो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उसका जो व्यक्तित्व है वो देश विदेश में फैलता है। ग्रहों की यह स्थिति भाग्य और पुरुषार्थ से परे विलक्षण और अद्वितीय परिस्थितियों का निर्माण करती है। ऐसा व्यक्ति सैकड़ों भवनों, भूमियों और वाहनों का मालिक होता है। जनता में विख्यात होकर उनसे आस्था और प्यार प्राप्त करता है। उनका कोई विधिवत व्यवसाय नहीं होता, किंतु जो भी होता है वह श्रेष्ठ, उन्नत और राजसी होता है।